नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कानून के नए नए प्रावधानों की जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी चेक बाउंस से रिलेटेड प्रोविजंस की और उसमें मैंने बताया था कि जो इनोसेंट एक्यूज होते हैं उन्हें अगर फॉल्सली किसी चेक बाउंस के केस में इम्प्लीकेट कर दिया जाए तो उनके पास एक बहुत ही सॉलिड डिफेंस होता है। वो ये कि जो बियरर ऑफ चेक होते हैं यानी कंप्लेनेंट, उनके पास लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट या लाइबिलिटी की जो बात होती है वो पैसे देने की उनकी कैपेसिटी को वो चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एनुअल इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए है और वो अगर ये बात बोले कि वो उसने 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए किसी को फ्रेंडली लोन दे दिया हो, वो भी विदाउट एनी एविडेंस और विटनेस, तो ये अपने आप में थोड़ी डाउटफुल बात हो जाती है और ये एक बहुत ही वैलिड डिफेंस माना जाता है कोर्ट के नज़र में। और इस पर मैंने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की भी चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी प्रकार इसके पहले भी जो मैंने एक वीडियो जो रिलीज किया था उसमें भी चेक बाउंस से रिलेटेड प्रोविजंस की बात कही गई थी और उसमें मैंने कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों के लिए कुछ वैलिड डिफेंस बताए थे। उस वीडियो के आने के बाद मुझे बहुत सारे आपके कमेंट्स मिले, कुछ मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में भी मिले और कुछ कमेंट्स मुझे मेरे WhatsApp पे भी मिले, जिसमें कई व्यूअर्स ने मुझसे ये डिमांड की कि सर काइंडली आप एक वीडियो जो स्पेसिफिकली कंप्लेनेंट के फेवर में हो वो आप बना दें, सो दैट कि जो कंप्लेनेंट के लिए जो ग्राउंड्स हैं, वैलिड ग्राउंड्स है, उनको पता चल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लेनेंट साइड के जो वैलिड ग्राउंड्स होंगे उन्हीं की मैं चर्चा करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में एक्यूज्ड के लिए 6 डिफेंस बताए थे जो अगर वो ले तो उनका केस काफी स्ट्रांग हो सकता है। वो जो डिफेंस थे वो इस प्रकार थे। इनमें से जो पहला डिफेंस था वो यही था कि जो अमाउंट ऑफ चेक है जो वो कंप्लेनेंट जो क्लेम कर रहा है वो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड था। अर्थात जो अमाउंट वो क्लेम कर रहा है कि उसने फ्रेंडली लोन या किसी तरह का लोन के रूप में दिया था, वो उस कंप्लेनेंट की कैपेसिटी से बाहर था। अर्थात वो कंप्लेनेंट की कैपेसिटी नहीं थी उतने लोन देने की। दूसरा जो ग्राउंड था वो ये था कि जो कंप्लेनेंट ये दावा कर रहा है कि उसने फलाना अमाउंट एक्यूज्ड को लोन के रूप में दिया था, तो उस ट्रांजैक्शन का कोई विटनेस था या नहीं था, इसकी इंक्वायरी कर लेना। ये भी एक वैलिड डिफेंस माना जाता है। अगर कोई विटनेस नहीं था तो ये ग्राउंड एक्यूज्ड के फेवर में जाता है। तीसरा जो ग्राउंड था वो ये था कि जो चेक एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को दिया था वो एक सिक्योरिटी चेक था और वो चेक किसी लायबिलिटी के निर्वहन के लिए नहीं दिया गया था। तो अगर कोई चेक सिक्योरिटी चेक के तौर पे दिया जाता है तो कंप्लेनेंट उस चेक को इनकैश करने के लिए एंटाइटल नहीं माना जाता है। चौथे ग्राउंड के रूप में आप उनका ITR भी मांग सकते थे। अगर उसने कोई बड़ा अमाउंट आपको लोन के रूप में दिया है तो उस डिटेल उसके ITR में भी होना चाहिए। पांचवा ग्राउंड था कि जो चेक इशू करने का क्लेम कंप्लेनेंट कर रहा है वो एक स्टॉलन चेक था, लेकिन इसके लिए शर्त यही थी कि उस स्टॉलन चेक के संबंध में आपके पास पहले से उसके चोरी होने से संबंधित सूचना दर्ज की जानी चाहिए। और छठा ग्राउंड यही था कि जो लोन दिया गया उस लोन का स्पेसिफिक डेट
कंप्लेनेंट को अपने कंप्लेंट में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये आपके लिए एक वैलिड डिफेंस होता। अब ये जो 6 ग्राउंड्स हैं दोस्तों, ये 6 ग्राउंड जहां एक तरफ ये एक्यूज के फेवर में है, इनमें से जो 4 मुख्य ग्राउंड हैं वो कंप्लेनेंट के भी फेवर में होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, कंप्लेनेंट का अर्थ यहाँ जो मैं लगा रहा हूं वो एक बोनाफाइड कंप्लेनेंट से है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कोई मैलाफाइडी अगर किसी तरह का सेटिंग करके अगर कोई चेक ऑब्टेन कर ले और फिर वो उस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए अगर चेक बाउंस का केस करता है तो उसके लिए मेरे सुझाए गए ये सुझाव काम करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। उनके लिए ये सुझाव नहीं है। मेरे ये सुझाव सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड कंप्लेनेंट के लिए है, जिनका वाकई में लीगल क्लेम बनता है किसी अमाउंट पर और उनको लीगली रूप से अगर कोई चेक इशू किया गया हो जिसको इनकैश करने पर वो चेक डिसऑनर्ड हो गया हो, तभी वो अपना ये ग्राउंड लेकर वो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वो सारे ग्राउंड्स। जो पहला ग्राउंड जो मैंने बताया कि जो अमाउंट है वो कंप्लेनेंट के कैपेसिटी से बाहर है। तो दोस्तों, आप अगर एक कंप्लेनेंट हैं और आपने वाकई में अमाउंट दिया है तो निश्चित रूप से आपने उसका कोई रिकॉर्ड भी रखा होगा। अगर आप एक बोनाफाइडी व्यक्ति हैं, आप कोई भी अमाउंट जब हम किसी को देते हैं और खासकर कोई बड़ा अमाउंट, तो उसका एक रिटर्न नोट हमेशा अपने पास रखते हैं। अगर हम ये नहीं रख रहे हैं, इट विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई अमाउंट आप इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड जरूर ले लें। और एज पर इंडियन लॉज, कोई भी अमाउंट जो 20,000 रुपए से ज़्यादा अगर आप इशू कर रहे हैं किसी को भी, तो आप वो अमाउंट कैश में नहीं इशू कर सकते हैं। आपको वो अमाउंट चेक के थ्रू या अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू आपको देना होगा। और जब आप अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू अगर आप देते हैं कोई अमाउंट, तो नेचुरली ये एक रिकॉर्ड बन जाता है और इसको आप अपने केस के फैक्ट्स में ला सकते हैं। दूसरा जो ग्राउंड जो एक्यूज्ड के लिए था कि जो अमाउंट दिया गया उसका कोई विटनेस था या नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर एक बोनाफाइडी क्लेमेंट हैं और आपने वाकई में किसी को बड़ा अमाउंट दिया है, तो निश्चित रूप से आपको उस अमाउंट के देने का पहला तो आप उस अमाउंट को आप कैश में ना दें और चेक में दें, चेक या अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ही अपने आप में आपका विटनेस बन जाएगा। दूसरा, अगर किन्हीं कारणवश आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो एक मनी रिसीट ले लें और साथ में किसी व्यक्ति को अपना विटनेस जरूर बना लें जो आपका और उस अमुक व्यक्ति दोनों के कॉमन जान पहचान का हो। अब ये जो तीसरा ग्राउंड है दोस्तों, ये है कि जो चेक दिया गया है वो एक सिक्योरिटी चेक है। तो आप जब ऊपर की 2 बातों को अगर फॉलो करते हैं और आप अमाउंट जो आप उसको दे रहे हैं वो कैश में ना देकर चेक या अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई विटनेस है, उसके बाद अगर आप वो चेक लेते हैं, तो अब ओनस एक्यूज्ड के ऊपर रहेगा उसको ये प्रूफ करने के लिए कि जो चेक दिया है उसने वो एक सिक्योरिटी चेक था, क्योंकि अमाउंट की लायबिलिटी तो उसकी इस्टेब्लिश हो चुकी है आपके द्वारा दिए गए ऑनलाइन ट्रांसफ़र या चेक के थ्रू पेमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने वाले आपके विटनेस के द्वारा। तो अब ये जो ओनस है कि जो अमाउंट दिया, जो चेक उसने आपको दिया है वो एक सिक्योरिटी चेक है, इस फैक्ट को स्टैब्लिश करने का ओनस एक्यूज के ऊपर रहेगा। दोस्तों, आप जो अमाउंट आप किसी को एज ए लोन या फ्रेंडली लोन जैसे भी हो आप दे रहे हैं,
तो ये आप अपने अर्न अमाउंट से ही देते हैं, अपने जो अर्निंग होती है उसी से देते हैं। और निश्चित रूप से आप अपने जो ITR फाइल करते हैं, तो आप जब उस ट्रांजैक्शन को जब शो करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे जब ये ट्रांजैक्शन, तो नेचुरली ये आपके नेक्स्ट ईयर के ITR में भी ये आ जाएगा, ये रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस ग्राउंड से भी आप बच जाएंगे। एक्यूज ये ग्राउंड भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा देंगे तो आपको कुछ भी फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक स्टॉलन चेक की बात है, जो 5वां ग्राउंड है उसका स्टॉलन चेक वाला, वो आप पर अगर आप ये सारा ऊपर के दिखाए जो बताए गए जो ग्राउंड्स हैं उनको आप अगर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिर अब एक्यूज स्टॉलन चेक वाला ग्राउंड ले ही नहीं सकता है। और ये जो छठा ग्राउंड है, जो डेट एंड प्लेस ऑफ गिविंग लोन के बारे में जो एक्यूज्ड का एलिगेशन है, तो वो भी यहाँ फॉल्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं या चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ सो फार डेट इज़ कंसर्न, तो डेट उसमें मेंशन रहती है और प्लेस की कोई यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि ऊपर वर्णित जो मेरे सुझाए गए ये उपाय हैं, इनको अगर आप अपने प्लांट में लाते हैं और इनका एक स्पेसिफिक ग्राउंड लेते हुए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लगा देते हैं, तो एक्यूज्ड इस तरह का जो 6 ग्राउंड्स हैं वो ले ही नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से ये केस फिर आपके फेवर में चला जाएगा। मैं यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सारे ग्राउंड्स आप तभी ले पाएंगे जब आप एक बोनाफाइड और जेन्युइन क्लेमेंट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि एक जेन्युइन क्लेमेंट अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी केवल सावधानी बरतते हुए और थोड़ा से डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके अगर केस फाइल करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने केस में सफलता मिलेगी। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट द्वारा मुझे सुझाव दें कि मुझे आपके लिए किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, और अगर कोई आपकी लीगल समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल ओपिनियन भी ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।